ये डिप डायरेक्शन है और ये डिप अमाउंट है। अब जैसे इसमें ये आ गया, ये इसका मतलब है ये कोई ना कोई फोलिएशन है। तो ये फोलिएशन का स्ट्राइक है, फोलिएशन का डिप डायरेक्शन है और फोलिएशन का अमाउंट है। इसी तरह ये जॉइंट का सिंबल है, ये वाला स्ट्राइक एंड डिप ऑफ जॉइंट है। स्ट्राइक एंड डिप ऑफ वर्टिकल बेड है, वर्टिकल बेड होने से मतलब बेड आपका एकदम ऐसा। तो ये विभिन्न प्रकार के मिल सकते। हमारा पहला हो गया और उसके बाद हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फोल्ड का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपकी पढ़ाने की 5 मिनट में हम लोग फिर से स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए।
चलिए, पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि खुद का भी 75 वर्ष मना रहे हैं। और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये 75 वर्ष की स्वतंत्रता जो हमने पाई है, हमारे जो भारतवासी है उन्होंने बहुत ही बलिदान दिया, जिसके बारे में हम आज ये सब कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी क्षेत्र में हम जो भी कर रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छा करने की तरफ योगदान दें, ताकि समाज का निर्माण हो। तो उसी श्रृंखला में प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो या हमारी राजभाषा में, हम दोनों तरह से आपको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा उद्देश्य है आपको प्रशिक्षित करना, और बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करना, ताकि आप जब भी जब अपने व्यवसाय में जाए या जब भी आप अपने क्लास में जाए, तो आपको कुछ पता हो, कुछ चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होने लगेंगी। ठीक है, और एक आप अच्छे भूवैज्ञानिक या भूगोलविद आप बन पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रेजेंटेशन की तरफ। इसका नाम बलों का वर्गीकरण है फील्ड मेथड। बल मतलब फोल्ड, तो फोल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन, फोल्ड्स क्लासिफिकेशन और फील्ड रिकॉग्निशन। बहुत सिंपल कि फील्ड में हम लोग कैसे होंगे और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो एटलीस्ट क्या है, सबसे हम क्यों फोल्ड के बारे में, क्योंकि फोल्ड हमको बड़े अच्छे लगते हैं, हमको देखने में। किसी भी आम आदमी को जब भी वो किसी रॉक को देखता है, तो उसको सबसे पहले फोल्ड में ही उसको आकर्षण दिखाई देता है। ठीक है, भले फॉल्ट में बिल्कुल आकर्षण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको पॉजिटिव चीज ज्यादा अच्छी लगती है नेगेटिव चीज की वजह से, है ना। तो फॉल्ट कहीं ना कहीं हमको एक नकारात्मक फील देता है। तो जब भी कोई टूटा हुआ चीज होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है टूटा हुआ चीज। तो इसीलिए क्या है, एक आम आदमी जब भी किसी रॉक को देखता है, तो फॉल्ट या अनकन्फर्मिटी या जॉइंट के बनिस्पत फोल्ड को ज्यादा अप्रिशिएट करे। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं, वो आंखों को अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम सभी मिलकर उसी का अध्ययन से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं कि आखिर ये बढ़ते कैसे हैं, ये किस किस तरीके के रहते हैं, इनके नाम क्या क्या है, और ये फील्ड में कैसे दिखते हैं। ठीक है, और फील्ड के उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जब भी आप फोल्ड देखेंगे, तो एक भूवैज्ञानिक होने के नाते आप जरूर उस फोल्ड को कुछ ना कुछ नाम से आप पुकारना।
ताकि क्या है कि उस चट्टान को भी अच्छा लगे कि चलो यार ये इसकी पहचान मेरे से हो रही है, मुझे कोई नाम से बुलाए। आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई आपको नाम से बुलाए तो आपको बहुत अच्छा फील होता है ना। बनस्पति ये इधर आ, वो उधर जा, ये जा, ये जा, तो कोई क्या कनेक्शन नहीं बैठता है। तो कनेक्शन जब भी बैठता है जब हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे को नाम से पुकारने लगते हैं, जब हमारे कनेक्शन बैठने लगता है। तो यही हमारे अध्ययन में भी यही होता है, जब हम चीज़ें पहचानने लगते हैं, हमारा जान पहचान होने लगती है चीज़ों से, तो हम ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मतलब फोल्ड बनते कहाँ पे है, तो फोल्ड बनने के लिए क्या रहता है कि एक जैसे आपको बताया कि कोई भी आपका स्ट्रेस होता है, बल रहता है। वो बल क्या है, किसी भी चट्टान के ऊपर वो बल का जब मतलब अप्लाई होता है, वो बल किसी भी चट्टान में लगता है, तो वो चट्टान क्या करेगी, वो थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब किसी भी चट्टान पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप बल लगाएंगे तो क्या करेंगे, या आप उसको दबाएंगे या उसको आप खींचेंगे। ठीक है, दो तरीके से होगा। एक जगह दबाएंगे तो निश्चय ही दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं खिंचाव होगा, तो दबाव और खिंचाव दो ही तरीके के होंगे। तो इसको हम लोग क्या है कि एक स्ट्रेन इलेक्ट्रोड, इसको तनाव दीर्घवृत्त बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, घर पे जाके आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कीजिए। बड़ा सा टमाटर ले लीजिए, अच्छा सा। वो टमाटर को आप समझिए कि ये हमारा इसी की स्ट्रेन इलेक्ट्रोड है। अब उस टमाटर को ऐसे बीच में रखिए और उसको धीरे 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 उसको दबाते, ठीक है। तो जैसे ही दबाने से क्या होगा, जैसे ही वो उसकी दबाव झेलने की क्षमता, दबाव झेलन क्षमता, वो जैसे ही उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुरंत ही आपका ऊपर से, या आप ऐसे दबाएंगे तो आपके इस जगह से तुरंत ही वो फट जाएगा, तो ऊपर से या आपके नीचे से फट जाएगा। जहाँ से दबाव लगा रहे हैं वहां से बाद में फटेगा। ठीक है, पहले कहाँ से फटेगा, जहाँ से दबाव लगा रहे हैं वहां से नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। आप मान लो ये टमाटर है, इसको आप ऐसा दबा रहे हैं, तो ये यहाँ से पहले फटेगा। आप करके देखिए, ठीक है, अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती आप बीच से तोड़ दे रहा है, बीच से टूट गया, ये नहीं। आप बल अगर अच्छे से लगाएंगे तो निश्चय ही टमाटर जो है वो पहले वहां से टूटेगा। तो आपने क्या किया कि आपने पहले आपने एक गोला लिया, टमाटर लिया, इसमें आपने क्या किया, ऐसा बल लगाया। ठीक है, तो जहां से आपने बल लगाया, वो बल को क्या किया, आपने दबाव दिया, तो ये तो क्या है कि आपका दबाव क्षेत्र हो गया, या कंप्रेशनल फील्ड हो गया। तो ये हरे कलर का है, ये क्या है आपका कंप्रेशनल फील्ड बोलते हैं, दबाव क्षेत्र। तो जब आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना एरिया कम कर देगा। ठीक है, ये एरिया कम किया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस जगह में, ठीक है, इस जगह में आपके क्या करेगा, ये दबाव क्षेत्र में आपके फोल्ड बना देगा। नहीं समझ, ये क्या करेगा, आप आपने क्या किया है, ये इसका ओरिजिनल है, ओरिजिनल से आपने उसको दबाया, तो दबाव होने से क्या रहेगा, वो थोड़ा सा रिजिड रहेगा। वो आराम से रहेगा कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करता, रेजिस्टेंस शो करेगा तो क्या करेगा, अपने आप को परिस्थिति में ढालेगा पहले। तो परिस्थिति में कैसे ढालेगा, वो अपनी सतह को यहाँ पर क्या करेगा, फोल्ड कर लेगा। भाई एक मेरा पेपर है, इतना बड़ा है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, इतना लंबा पेपर है। ये लंबे पेपर को मेरे को छोटा करना है, तो मेरे को क्या करना है, इसको ऐसा फोल्ड करना है ना, ये ऐसा, ठीक है। अभी फोल्ड करने से क्या हो गया, मेरा इतना लंबा पेपर था पहले, अब मैंने इसको क्या किया, फोल्ड किया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये इसका एरिया कम हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका एरिया कम हो गया, और नहीं तो मेरे पास ओरिजिनल क्या था, ये था। तो जैसे जैसे मैंने इसको दबाया, इसने अपने आप को उस दबाव के अनुकूल बना के इसने अपना एरिया कम कर दिया। तो इस कैसे एरिया कम किया इसने, यहाँ पर अपने आप को फोल्ड करके वलन के द्वारा, तो ये वलन यहाँ बन गया। मतलब आपने कंप्रेशनल फील्ड में क्या हुआ, आपका वलन बन गया, ये कंप्रेशनल फील्ड में आपको क्या हो गया, वलन का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ से हमने कंप्रेस कर दिया, तो निश्चय ही क्या होगा, वो दूसरी जगह से एक्सपांड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशनल फील्ड। तो दूसरा फील्ड क्या हो जाएगा, ये
एक्सटेंशनल फील्ड बन जाएगा, जहां पर एक्सटेंशन होगा या तनाव क्षेत्र होगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन होगा, तो जिस जगह एक्सटेंशन होगा वहां क्या होगा, जितना भी आपका अप्लाइड स्ट्रेस है, जितना भी आप फोर्स लगा रहे हो, वो क्या होगा, ये दबाव क्षेत्र से हटके एक्सटेंशनल क्षेत्र में फैलेगा। वो दबाव एक्सटेंशनल क्षेत्र में फैल के सबसे पहले क्या है, वहां से निकलने की कोशिश करेगा, स्ट्रेस होने से स्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। अभी ये बीच वाले ने तो क्या किया, अपने आप को एकोमोडेट कर दिया, ये तो क्या फोल्ड होके बैठ गया, ऐसा अपन तो फोल्ड, ठीक है, मतलब अपन सेटल। लेकिन क्या होगा, वो स्ट्रेस जो है उसको कहीं से कहीं तो बाहर निकल रहा है, उसको तो स्ट्रेन डेवलप करना है, भाई स्ट्रेस हुआ है तो उसका भी इतना एटीट्यूड है कि भैया मैं हो गया और कोई कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा है, क्या बात है, तोड़ फूड़ नहीं रहा है ना। तो ये तो फोल्ड होके बैठ गया, तो अब वो स्ट्रेस क्या करेगा, स्ट्रेन, इसने इसको स्ट्रेन किया तो ये तो फोल्ड हो गया। अब ये निकलेगा कहाँ से, ये इस तनाव क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर फॉल्ट जनरेट करेगा या फ्रैक्चर जनरेट करेगा इस एक्सिस में। ठीक है, तो आपका कंप्रेशनल फील्ड में क्या होंगे, फोल्ड जनरेट होंगे और एक्सटेंशनल फील्ड में फॉल्ट जनरेट होंगे पहले, पहली अवस्था में। आप और ज्यादा बल लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो आपके कंप्रेशनल फील्ड में भी फॉल्ट जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जनरेट होते। ठीक है, फॉल्ट दोनों ही फील्ड में जनरेट होते हैं, कंप्रेशनल में भी जनरेट होते हैं और एक्सटेंशनल फील्ड में भी। ठीक है, आई समझ में। एक्सटेंशनल फील्ड में आपके फॉल्ट जनरेट होंगे, क्योंकि एक्सटेंशन है, बढ़ रहा है, वहां पर आपके फॉल्ट जनरेट होंगे, ये बॉडी से जनरेट होंगे, या पिंचिंग एंड स्वेलिंग स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, ऐसा पिंच एंड स्वेल यहाँ वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पिंच, पिंच मतलब ये पिंच, ठीक है ना, ऐसा पिंच, और स्वेल मतलब ऐसा स्वेल, तो ये पिंच एंड स्वेल हो गया, ये इसको पिंच बोलते हैं, और ये स्वेल हो गया, तो ये आपका ये स्वेलिंग, ये पिंच, ये पिंच, ये पिंच एंड स्वेल आई स्ट्रक्चर या ऑर्गन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक्सटेंशन फील्ड कौन सा है, कंप्रेशनल फील्ड कौन सा है, और ये सारे घटनाक्रम क्या है, ओनली एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, आपको फील्ड में ये मिलेगा नहीं कि भैया ये फील्ड में ये नहीं, आपको फील्ड में ये अनुमान लगाकर आपको बनाकर ये करना पड़ेगा कि ये आपको क्या दिखेगा। ठीक है, अब वलन के भाग, फीचर्स ऑफ होल्ड, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि वलन में जैसे हमारे है ना, हमारे पास आंख है, सर है, उसके ऊपर बाल है, नाक है, मुंह है, हाथ है, उंगलियां है, सब कुछ है। उसी तरह इसके बोर्ड के भी अलग अलग भाग रहते हैं, इसके भी भाग रहते हैं, इसके भी सब कुछ रहता है। ठीक है, अब इसके भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे इसके मुख्य भाग है, इसके मुख्य भागों में सबसे पहले तो आते हैं लिम्ब, ये लिम्ब, इसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है, जब हम लोग किसी भी बैंड में कर देते हैं तो लिम्स क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपके लिम्स है, ये भी लिम्ब है और ये भी लिम्ब है। जहां ये दोनों लिम्ब मिलते हैं, मतलब जहां ये दोनों प्लेन मिलते हैं, वहां पर क्या बनेगा, मैं आपको बताया था, जहां पर आपके दोनों प्लेन मिलेंगे वहां पर क्या बनेगा, आपका लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये लिम्ब क्या है, प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये आपके क्या है, लिम्ब। लिम्ब मतलब इसके दो भाग समझ लो, दो हाथ समझ लो। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेन ने मिलके क्या बनाई है, ये लाइन बनाई।
ये लाइन देखिए, ये दोनों प्लेन ये लाइन बनाई। तो ये क्या है, फोल्ड है, पूरा असेंबली फोल्ड है। फोल्ड के दो प्लेन है, दोनों प्लेनों ने मिलकर एक लाइन बनाई है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फोल्ड एक्सिस, वलन का अक्ष। ठीक है, वलन अक्ष बोलते हैं या फोल्ड एक्सिस बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। आप हिंदी में भी फोल्ड एक्सिस लिखिए उसको। ठीक है, आगे वाले परीक्षक को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे टेक्निकल टर्म है, ये टेक्निकल टर्म को आप हिंदी में यथास्थिति भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब अक्सर लिखे। आप फोल्ड एक्सिस लिखने से फॉर लिख दिया, आधा एक्सिस ए, फिर आधा क, फिर सी, फोल्ड एक्सिस हिंदी में आप लिख दिए तो फोल्ड एक्सिस ही होगा। ठीक है, उसके लिए आपका कोई भी नंबर नहीं था। तो दो बीम्स ने मिलकर क्या बनाया, लाइन बनाया, तो फोल्ड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब दूसरा भाग इसमें आता है आपका, एक आता है, एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब आपका मध्य बिंदु, यहां से लगाकर यहां तक के बीच का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जाने से आपका ये वलन का वलनीय वलनीकरण शुरू हो जाता है, मतलब कर्वेचर शुरू हो जाता है, इसके ऊपर जाने से ये कर्व लेना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर का भाग जो है वो हिंज जोन के भाग में आना शुरू हो जाता है, उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, एक मध्य पॉइंट है, ये मध्य पॉइंट है जो लिंब के, ये लिंब की अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है तो इसके मध्य का पॉइंट है, उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं, ऐसा आपस में जोड़ दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्फ्लेक्शन लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, इन्फ्लेक्शन लाइन। तो ये इन्फ्लेक्शन लाइन ये इधर है, सेक्शन में है, इन्फ्लेक्शन लाइन इधर प्लान में भी है। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन लाइन अगर मैं दोनों होकर मिला दूं, ये इन्फ्लेक्शन लाइन और ये इन्फ्लेक्शन लाइन बन गई। ठीक है, पीछे से एक हो गया और ये आगे से जाकर एक प्लेन बना देगा। अगर मैं पूरा इसमें ऐसे बीच में डालूंगा तो ये प्लेन बना देगा जो फ्रंट को बीचों बीच से काट देगा सेक्शन। ठीक है, अब जो ये तो हो गया, समझ में आ गया, लिम्ब है, ये लिम्ब है, ये हिंज है, ये फोल्ड एक्सिस है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, दोनों को जोड़ दिया, इन्फ्लेक्शन लाइन। अब मेरा क्या रहता है कि एक एनवलपिंग सरफेस रहता है। एनवलपिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि जिस सरफेस, एक ऐसा आभासी सरफेस, आभासी मतलब इमेजिनरी सरफेस, जो दिखता नहीं है, जिस सरफेस के ऊपर मेरा ये पूरा फोल्ड असेंबली बन रहा है, जैसे ये वाला मेरा सरफेस है, ये फोल्ड मेरा कौन से आभासी सरफेस पे बना है, तो ये नीचे वाले सरफेस पे मेरा बन रहा है, ये पूरा ये नीचे वाला सरफेस, ये सरफेस को मैं एनवलपिंग सरफेस बोलूंगा, जिसके ऊपर मेरा पूरा फोल्ड खड़ा हुआ है, ये देखिए, ये आपका पूरा एनवलपिंग सरफेस है। ठीक है, ये एनवलपिंग सरफेस के नीचे से अगर मैं यहाँ पर अगर इसको डिस्टेंस करूंगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से लगाकर ये सरफेस से अगर मैं ये हाइट, वर्टिकल हाइट मेजर करूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एम्पलीट्यूड, फोल्ड का एम्पलीट्यूड। मतलब क्या हुआ, आपका इधर आपका पॉइंट है, इधर आपका पॉइंट है, यहाँ से लगाकर मेरा ये इन्फ्लेक्शन, ये एनवलपिंग सरफेस तक मेरा जो ये वर्टिकल हाइट है उसको क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये सारी मेजरमेंट हम लोग फील्ड में करते हैं, इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, आपका जो डिस्टेंस होता है एनवलपिंग सरफेस और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ऐसा डिस्टेंस नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। दूसरा आता है कि वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब दो हिंज पॉइंट के बीच की दूरियां, जब हम लोग फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड करेंगे, तो आपस में एक तो हिंज पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फिर ये जाके कहाँ मिलेगा, ये हिंज पॉइंट ये हो गया। तो इन दोनों हिंज पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, दूस आगे, अच्छा,
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, लिंब हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका इंटरलिंब एंगल। इंटरलिंब एंगल का मतलब होता है दो लिंबों के बीच का कोण। दो लिंबों के बीच का कोण। अब दो लिंबों के बीच का कोण कैसे बता दें, मैं मेरे पास ये दो लिंब है, ठीक है, एक ये लिंब है, एक ये लिंब। अगर इन दोनों को मैं आगे बढ़ाऊं, एक लिंब को ऐसा बढ़ा दिया, दूसरे लिंब को मैंने ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है, इसको मैंने ये लिंब को ये ऐसा बढ़ा दिया, ये लिंब को मैंने ऐसा बढ़ा दिया। तो दो लिंबों के बीच का कोण, इसको क्या बोलते हैं, इंटरलिंब एंगल। ये इंटरलिंब एंगल भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पर भी फोल्ड को क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए इंटरलिंब एंगल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो लिंब के ये हो गया। एक दूसरा और एक मुख्य घटक आता है, एक ऐसा प्लेन, आभासी प्लेन, ठीक है, एक ऐसा आभासी प्लेन जो इस फोल्ड को फोल्ड एक्सिस से अगर हम डालें तो उसको दो समान भागों में बांट सके। अगर एक ऐसा प्लेन जो है, अगर हम इसको यहाँ से काटें, ये ऐसा प्लेन है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं फोल्ड को, तो आधा भाग इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा। तो ये प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल सरफेस, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल सरफेस। ये एक्सियल सरफेस भी क्या है, आभासी, जो हमको फील्ड में दिखता नहीं है, हमको फील्ड में क्लीवेज के बेसिस पर हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये ऐसा होगा, ठीक है। उसके आधार पर हमको इसका फोल्ड का झुकाव पता चलता है कि ये फोल्ड कहाँ झुका हुआ है, किधर टिल्ट हुआ हुआ है, उसका झुकाव पता चलता है। तो ये एक्सियल सरफेस क्या बोलते हैं। अगर हम सारे पॉइंट्स जो हिंज पॉइंट्स है उसको मिला दे, ये हिंज पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाए, ठीक है, उसी लाइन को दूसरी लाइन हमारा जो फोल्ड एक्सिस है उसके साथ हम लोग उसको कोरिलेट करें, पीछे भी ऐसा आ जाएगा और इधर भी ऐसा आ जाएगा, तो जो प्लेन बनेगा वो आभासीय प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल सरफेस, ठीक है। तो ये आपको चीजें आपको याद रखनी है। तो एनवेलपिंग सरफेस आपको पता चल गया, जहाँ फोल्ड बन रहा है, देखो इधर देखिए ये सारे फोल्ड्स हैं, ये सारे ये आपके ये जो फोल्ड है, पैरासिटिक फोल्ड्स जो है इनका एक, ये देखिए इन्होंने एक सरफेस बनाया है कि चलो ठीक है ये सारा ये ऐसा ऐसा है, उटपटांग ये सारा है, लेकिन इनका मेन सरफेस क्या है, इनका मेन सरफेस तो ये है ना। तो ये डेवलपिंग सरफेस हो गया। एक आता है आपका प्रोफाइल प्लेन। तो जहां पर भी आपका सब प्रोफाइल आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये आपका फोल्ड है, अगर आप इस फोल्ड को ऐसा काट दो तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन, सेक्शन प्लेन या प्रोफाइल प्लेन। जैसे आप देखिए ये वाले पिक्चर में, देखिए ये वाले पिक्चर में क्या है, ये फोल्ड को इसने एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, और ये इसने यहाँ से काट दिया, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन बन रहा है, ये आपका प्रोफाइल प्लेन है। यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन कौन सा होगा, ये जो है ये आपका प्रोफाइल प्लेन। यहाँ प्रोफाइल प्लेन कौन सा है, ये प्लेन जो है आपका प्रोफाइल प्लेन है, आपको ऐसा, ठीक है। तो एनवलपिंग सरफेस हमेशा ये प्लेन में रहेगा, प्रोफाइल प्लेन आपका सेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मुख्य चीजें याद रखनी है, आपको लिंब याद रखने हैं, हिंज पॉइंट याद रखना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट याद करना है, इन्फ्लेक्शन लाइन याद रखनी है, आपको एम्पलीट्यूड याद रखना है, आपको वेवलेंथ याद रखनी है, आपको एक्सियल सरफेस याद रखना है, और आपको फोल्ड एक्सिस याद रखना है, ठीक है। तो ये इसके मुख्यतः वलन के मुख्य मुख्य भाग है। सर हिंज लाइन और फोल्ड एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है? पढ़, हिंज लाइन और फोल्ड एक्सिस में क्या अंतर होता है सर? फोल्ड एक्सिस क्या है, दो लिम्ब्स का इंटरसेक्शन है। आपका हिंज लाइन क्या बोलते हैं, जो हिंज के पॉइंट्स है, ठीक है, जो सक्सेसर हिंज के पॉइंट्स है ना। फोल्ड एक्सिस जो है आपका कर्वेचर होगा और हिंज लाइन से को इंसाइड ही करता है, ठीक है ना, वो हिंज लाइन से को मतलब को इंसाइड ही करता है। तो फोल्ड एक्सिस पे मतलब हम लोग जब बोलते हैं तो फोल्ड एक्सिस ज्यादा आपका सुटेबल टर्म है, जब आपके दो लिम्स जहां पर आपका मिलते हैं, वो जो पर्टिकुलर लाइन होती है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड एक्सिस का लाइन बोलते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास सक्सेसर, जैसे ये तो मेरा एक फोल्ड है, इसके आगे मेरा एक और फोल्ड होगा, इसके आगे मेरा एक और फोल्ड होगा, तो इसका हिंज लाइन मतलब डिफरेंट डिफरेंट हिंज को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, वो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंज लाइन। जैसे इसके आगे में एक और रख दिया मैंने, एक और फोल्ड रख दिया, है ना, उसके आगे एक और फोल्ड रख दिया, तो ये एक हिंज पॉइंट हो गया। ये पॉइंट से मैंने ये हिंज मिला दिया, ये हिंज से मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट, सारी वो लाइंस मिला के क्या बनेगी, आपके हिंज लाइन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन एक फोल्ड के लिए आपका दो लिंब का ये क्या बन जाएगा, आपका फोल्ड एक्सिस बन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स में जो आगे पीछे अपने आप में रहते हैं, उसमें हिंज लाइंस रहता है। उनको जब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो दे मेकिंग द लाइन। और जबकि इसमें दो लिम्स मिलके, दो प्लेन मिलके एक लाइन बना रहा है, फोल्ड एक्सिस। और जो हिंज लाइन है वो आपका पॉइंट मिलके, हिंज पॉइंट्स मिलके आपका लाइन। ठीक है, लेकिन उसको मोरल लेस अभी तक कंसीडर इट एज ए फोल्ड एक्सिस, इसलिए मैं आपको फोल्ड एक्सिस ही बता। ठीक है, ओके सर। ना अभी दूसरा हमारे पास एक चीज आता है कि हमारा, हम लोग फोल्ड में क्या, हमको मेजर क्या क्या करना है जब हम फील्ड में जाते हैं, हमको क्या क्या करना है। तो फोल्ड में हमको सबसे पहले मेजर करना है हमको इसका एटीट्यूड। ये प्लेन है तो प्लेन का एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड मतलब स्ट्राइक, डिप एंड डिप डायरेक्शन, स्ट्राइक, डिप अमाउंट एंड डिप डायरेक्शन, दोनों लिंक। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड नोट करना पड़ता है, उसका इंफ्लेक्शन पॉइंट डिस्टेंस नोट करना पड़ता है, और उसका हमारे पास इसका प्लंज। ये प्लंज क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल से ये कितना झुका हुआ है। मान लो ये फोल्ड है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना झुका हुआ है, तो ये एंगल, मेरा जो एंगल बन रहा है, मेरा हाथ और ये इसका फोल्ड एक्सिस के बीच का एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लंज। ठीक है, तो ये कितना झुका हुआ है वो हम उसको निकालते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लंज। तो इसका एटीट्यूड निकालते हैं, इसका एटीट्यूड निकालते हैं। ये प्लंज का प्लंज एंड प्लंज डायरेक्शन होता है। और उसके अलावा हम लोग जो एक्सियल सरफेस होता है, वो एक्सियल सरफेस हमको क्लियरेंस के द्वारा पता चलता है, उसका भी हम लोग एटीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें हम लोग फोर्स में निकालते हैं। और वेवलेंथ निकालते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं, रिफ्लेक्शन ये एम्पलीट्यूड निकालते हैं, दोनों का डिप स्ट्राइक्स लेते हैं यहाँ पर दोनों लिम्स का, ये इसका फोल्ड एक्सिस का प्लंज एंड प्लंज डायरेक्शन लेते हैं, एक्सियल सरफेस का एटीट्यूड। तो सरफेस प्लानर्स, प्लानर जो भी संरचना है उनका एटीट्यूड होगा, और जो लीनियर संरचना है उनका प्लंज होगा, नहीं तो पिच होगा। तो ये करने के बाद अब देखिए बल्बों से संबंधित सूक्ष्म संरचना, चलो एक फोल्ड हो गया। अब वो फोल्ड में हमको क्या क्या संरचनाएं देखने मिलती है, और हम कैसे पता चलता है कि वो फोल्ड में मतलब कुछ है, कुछ संरचनाएं बन रही है, या मतलब एक्सियल सरफेस दिखता भी है या नहीं दिखता है, प्लंज दिखता भी है या नहीं दिखता है, तो कैसे देख सकते हैं। अभी देखिए ये वाली आप फील्ड फोटोग्राफ देखिए। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पर एक येलो येलो कलर का लिथोलॉजी मार्क की हुई है, और यहाँ पे एक कुछ ब्लू कलर का लिथोलॉजी मार्क की है। ठीक है, और क्या क्या मार्क किया है, और कुछ ग्रे कलर का इन्होंने मार्क किया, और कुछ लाइनें बनी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं इधर। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये कौन सा प्लेन देख रहे हैं। हाँ, आप प्रोफाइल प्लेन देख रहे हैं या एनवलपिंग सरफेस देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला प्लेन, सेक्शन व्यू देख रहे हैं या प्रोफाइल प्लेन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने इसको देखा, हमने क्या बताया, हम लोग कौन सा प्लेन देख रहे हैं, हम लोग प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, अब प्रोफाइल प्लेन में हमको क्या दिख रहा है, अभी देखो ये प्रोफाइल प्लेन में हमको क्या दिख रहा है, ये कुछ ऐसा कुछ फोल्ड हुआ हुआ है।
है ना। ये सारी लाइंस है कि प्रोफाइल प्लेन्स में हमको लाइन से दिखेगी, प्लेन प्रोफाइल प्लेन में नहीं दिख रहा है, ये सारी लाइंस है, ठीक है ना। ये सारी लाइंस है, और क्या क्या लाइंस दिख रही है देखिए, अब गौर से देखेंगे, ये देखिए ये लाइंस दिख रही है आपको, ये देखो यहाँ ये लाइंस क्या है, स्पेस्ड क्लीवेज बोलते हैं जिनको, देखो यहाँ पर ये सारे स्पेस्ड है ना, ये लाइंस दिख रही है, फिर ये देखिए इतनी सारी लाइंस दिख रही है यहाँ पे, है ना। फिर आप देखिए ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये गोल गोल पॉइंट दिख रहे हैं, है ना। फिर आप देखिए ये वाली लिथोलॉजी देखिए, इसका अलग लिथोलॉजी है ना। ये वाली लिथोलॉजी अलग है, इसके अंदर देखिए ये लाइनें कैसे दिख रही है, ये लाइनें कैसे दिख रही है, इधर देखिए ये सारी लाइनें कैसे दिख रही है, इस तरीके से लाइनें दिख रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये देखिए ये जो लिथोलॉजी है, इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत फाइन लाइन दिख रही है या बहुत कम लाइन दिख रही है, तो ये हमको ये बताता है कि हमारे जो रॉक टाइप देख रहे हैं उसके अंदर जो रॉक टाइप है वो अलग अलग, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। कुछ हार्ड रॉक है, कठोर रॉक है, और कुछ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉक देखिए आप, सॉफ्ट रॉक ये वाली एक टाइप की सॉफ्ट रॉक है, ये एक टाइप की सॉफ्ट रॉक है, और ये सारी क्या हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है। अब मैंने कैसे पहचाना ये हार्ड रॉक से, आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हार्ड रॉक में मैं बताया ना, जो जितना ज्यादा हार्ड रहेगा वो सबसे पहले आपका टूटेगा, जितना सॉफ्ट सेडिमेंट रहेगा एडजस्ट करेगा, है ना। अभी आप देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन में यहाँ पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक है, ये डिस्प्लेस हो गया इधर से, ये आपका है ना। तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं आप इधर देखने से देखिए, आप सब जगह डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा, है ना। तो ये क्या है, सिलिका कंटेंट ज्यादा है, इसलिए आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट है। आप देखिए दूसरा देखिए, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे, इसमें देखिए फैब्रिक है, ये कैसा लाइन है, ऐसी लाइन है ना। और इसमें कैसी लाइन है, ये ऐसी, इस तरीके की। तो होता क्या है, जब भी हम लोग फोल्ड करते हैं, जब भी किसी चीज को हमने क्या किया, इसको ऐसा करके, इसको क्या किया, हमने इसको ऐसा कंप्रेस किया, मैं क्या बताया था आपको, मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ, ये तो हो गया कंप्रेशनल फील्ड, ये क्या हो गया, कंप्रेशनल फील्ड, ओके। तो कंप्रेशनल फील्ड में आपका फोल्ड जनरेट हो गया। अब ये फील्ड कौन सा हो गया, ये एक्सटेंशनल फील्ड हो गया। तो एक्सटेंशनल फील्ड में क्या हुआ, फ्रैक्चर जनरेट हुआ, ठीक है। एक्सटेंशनल फील्ड में फ्रैक्चर जनरेट हुआ। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरा स्ट्रेन इलिप्सॉइड, अगर मैं यहाँ बताऊं, तो मेरा स्ट्रेन इलिप्सॉइड में ऐसा बना सकता हूँ, है ना। और मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने इसको ऐसा कंप्रेशन दिया, तो ये कंप्रेशन के कारण मेरा फोल्डिंग है वो ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा फोल्डिंग हो गया। तो ये कंप्रेशन में तो फोल्ड बन गया, लेकिन क्या हुआ, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो गया, है ना। और आप बताए एक्सटेंशनल फील्ड सबसे पहले रिलीज करता है आपका एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन को, स्ट्रेस को, है ना। आप जब भी इसको ऐसा दबाएंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा ना अंदर, वो अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करेगा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस रिलीज करने के चक्कर में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो एक्सटेंशनल फील्ड है, ये एक्सटेंशनल फील्ड है, इसमें से स्ट्रेस रिलीज होगा। तो ये स्ट्रेस रिलीज होगा मतलब वहां पर छोटे छोटे आपके स्पेस पार्टिंग्स बन जाएगी, इसको हम लोग क्लीवेजेस बोलते हैं, ठीक है, या फोलिएशन बोलते हैं ब्रॉड टर्म। तो वो पार्टिंग बनने से क्या होगा, यहाँ पर ये सारे ऐसे क्लीवेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशनल फील्ड में क्या बन गया, आपका क्लीवेजेस बन गया। तो ये हमको बता रहे हैं कि ये तो कंप्रेशनल फील्ड है ये वाला, जहां पर ये फोल्डिंग हो गया हमारा, और ये जो क्लीवेजेस बना है ये हमारा एक्सटेंशनल फील्ड है समझ में। और इसका स्ट्रेन इलिप्सॉइड हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो स्ट्रेन इलिप्सॉइड हमको फील्ड में नहीं दिखा, हमने खाली इसको महसूस किया, आवाज किया हमारे एक्सपेरिमेंटल के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी एक चीज इसमें आप बोलेंगे देखिए सर, इसमें तो आपके क्लीवेजेस ऐसे बन गए, लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें क्लीवेजेस आपके ऐसे, है ना।
तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ क्लीवेजेस। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ क्लीवेज। रिफ्रैक्शन ऑफ क्लीवेजेस कैसे होता है कि यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट जो है इन चट्टानों का वो अलग अलग है। ठीक है, इस क्वार्टजाइट की कॉम्पिटेंसी अलग है, ये हार्ड है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। ये सारे सॉफ्ट सेडिमेंट्स है, फिलाइट्स है, ये सारे सॉफ्ट सेडिमेंट्स, इनके कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रास्ट लो है। तो हार्डनेस के कारण क्या होता है, इनके जो ये क्लीवेजेस जो ये बनते हैं, ये इनसे थोड़े से एंगुलर होते हैं, है ना। ये उसी जनरेशन के क्लीवेजेस है, लेकिन ये देखिए ये इसका थोड़ा एंगुलर हो गया, ये क्लीवेजेस यहाँ पे, ये आ जाके ऐसे एंगुलर हो गया, ये क्लीवेजेस यहाँ पे ये ऐसे है ना, ये एंगुलर हो, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्लीवेजेस। तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स जहाँ रहते हैं वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ क्लीवेजेस हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, और यही क्लीवेज अगर हम सारे हिंज पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं, अगर ये मान, ये हमारा हिंज पॉइंट्स है, ये हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, सारा फोल्ड का हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है। अगर ये सारा हिंज पॉइंट्स हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारा हिंज पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बना दिया ऐसा। ठीक है, तो ये लाइन हमारा क्या रहेगा, अगर मैं इसको प्रोफाइल प्लेन में देखूंगा, ये प्लेन को अगर मैं देखूंगा, तो ये प्लेन क्या होगा मेरा, एक्सियल प्लेन। ये मेरे को क्या बताएगा, एक्सियल प्लेन। ये आपका फोल्ड हो गया, ये सारे इसके क्लीवेजेस, तो ये क्लीवेजेस मेरे को क्या बताएंगे, एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन बताएंगे। इसलिए फोल्ड में ये क्लीवेजेस को बोलते हैं एक्सियल प्लेनर क्लीवेजेस। जो क्लीवेजेस एक्सियल प्लेन के साथ है वो एक्सियल प्लेनर क्लीवेजेस। तो एक्सियल सरफेस जो एक्सियल रहता है वो भी एक आभासी प्लेन है, जिसको हमको महसूस करना पड़ता है उसके जो वहां पर क्लीवेजेस है उसको देख के। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखिए, ये येलो कलर की रॉक देखिए, ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक है, जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर क्लीवेज डेवलप हो गया, ये देखिए इसमें फ्रैक्चर हो गया। अब इधर देखिए छोटा छोटा ऊपर नीचे ये ब्लॉक डेवलप हो गया ना, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये डिस्प्लेस हो गया सब जगह, ये इसका कोई भी ऐसा कंटिन्यूटी नहीं है, डिस्प्लेस हो गया, सेम डिस्प्लेसमेंट आप देखिए यहाँ देखिए डिस्प्लेस हो गए सारे ब्लॉक, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर क्लीवेज। ये स्पेस्ड क्लीवेज है, यहाँ स्पेसिंग है इसके बीच में, स्पेस क्लीवेज। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ब्लू कलर की रॉक देखिए, ये और भी ज्यादा सॉफ्ट है, ये ब्लू कलर का रॉक ये और भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये क्या हो गया, इसमें इसने और भी ज्यादा सलवटे बना दिए, ये और भी एकोमोडेट हो गया परिस्थिति के अनुसार, जितना भी इसके ऊपर तो आपका फोर्स लगा उसके अकॉर्डिंग ये और भी एडजस्ट हो गया, और फाइनली इसने क्या बना दिया, ग्रेनुलेशंस बना दिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, जिसकी ज्यादा कॉम्पिटेंसी थी उसने तो ज्यादा उसने बना दिया, वो तो टूट गया। जो सबसे ज्यादा लेस कॉम्पिटेंट था, जिसकी लेस कॉम्पिटेंसी थी, तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट सेडिमेंट था, और उसने पूरा अपने आप को ढाल दिया और उसने बहुत सारे ग्रेनुलेशंस बना दिए। ठीक है, तो ग्रेनुलेशंस मींस ये सलवटे बन गई ये सारी, और ये ग्रेनुलेशंस के जो एक्सियल सरफेस होंगे, ये ग्रेनुलेशंस में ये जो एक्सियल क्लीवेजेस बनेंगे, इनको हम लोग ग्रेनुलेशन क्लीवेज। ठीक है, जो फ्रैक्चर हो गए तो फ्रैक्चर क्लीवेज, ग्रेनुलेट हो गए तो ग्रेनुलेशन क्लीवेज, ओपन हो गए तो ओपन स्पेस क्लीवेज। ठीक है, अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में ये ग्रे कलर का एक टाइप का और रॉक टाइप है अपने पास। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर की रॉक टाइप, ये ग्रे कलर की रॉक टाइप क्या है, ना तो ये बहुत सारी कॉम्पिटेंट है इस येलो की तरह, ना बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है इस ब्लू की तरह। ठीक है, तो इसने अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए क्या किया, ये इसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा, मतलब ना तो ये इस तरीके से टूटा और ना ये इसने इस तरह से ग्रेनुलेट हुआ, ये इसने बीच में ही अपना प्रोग्राम कर दिया। इसने क्या किया कि ठीक है, जितना ज्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है मैं अपने आप को थोड़ा एकोमोडेट कर देता हूँ। तो इसने क्या बना दिया, उसमें पैरासिटिक फोल्ड बना दिया। पैरासिटिक फोल्ड मतलब फोल्ड के अंदर फोल्ड, भाई ये तो आपका मेन फोल्ड आ गया, इसने क्या किया, इसके अंदर फोल्ड के अंदर फोल्ड, ऐसा। ठीक है, तो इसने ऐसा
क्या किया, ये ऐसा, इसको बोलते हैं पैरासिटिक फोल्ड। तो पैरासिटिक फोल्ड में हमारा लेफ्ट लिम्ब की तरफ तो ये क्या बना, जेड बना, और राइट लिम्ब की तरफ हमारा एस बना, और ये हिंज जोन के ऊपर हमारा एमओ डब्ल्यू। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको बाद में। तो ये आपको पता चल गया, ये कैसे कैसे हम लोग का स्ट्रेन इलिप्सॉइड और कैसे बिहेव करता है, हम लोग कैसे इसमें पता लगाते हैं स्ट्रेन इलिप्सॉइड, क्लीवेज रिफ्लेक्शंस क्या है, एक्सैक्ट सरफेस कैसा है। प्रोफाइल प्लेन हम लोग अभी देख रहे थे, उसमें कैसे मतलब फील्ड और कैसे उसमें संरचनाएं दिखती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बेडिंग प्लेन हमारा जो है, तो हमारा बेडिंग प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बेडिंग, ये बेडिंग लाइन है, क्योंकि हम लोग अभी तक ये प्रोफाइल प्लेन देख रहे हैं, बेडिंग प्लेन अंदर गया हुआ है। ठीक है ना, बेडिंग प्लेन ऐसा अंदर गया हुआ है। अभी हम लोग ये प्रोफाइल देख रहे हैं तो हमको लाइनें लाइन दिख रही है, तो ये बेडिंग्स की लाइंस है, और ये हमारे क्लीवेजेस है। ठीक है, अब क्लीवेजेस का आप देखो, आप ये लिम्ब है, ये लिम्ब है। ठीक है, ये हिंज जोन है। अब हिंज पे क्लीवेज देखो, ये हिंज है, हिंज पे बेडिंग ऐसा है और क्लीवेज ऐसा है, इसका मतलब राइट एंगल रिलेशनशिप है आपका बेडिंग और क्लीवेज का, क्या है, राइट एंगल रिलेशनशिप है हिंज पे, और बेडिंग और क्लीवेज का एंगुलर रिलेशनशिप है आपके लिम्ब पे। ठीक है ना, ये लिम्ब पे क्या है, ये तो बेडिंग हो गई और ये आपकी क्लीवेज है। तो अगर आपके एंगुलर रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी देखिए, ये आपका बेडिंग प्लेन है, कर्व हो रहा है, ये राइट एंगल रिलेशनशिप है तो हिंज जोन है, और अगर आपका एंगुलर रिलेशनशिप है तो आपका लिंक है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर मान लो ये बहुत बड़ा रीजनल स्ट्रक्चर है और हमारा छोटा सा फोल्ड नहीं है, हम लोग यहीं पे खड़े रह के हम लोग मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इस एरिया में मैपिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों के रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि हम लोग हिंज जोन में मैप कर रहे हैं या हम लोग लिंक जोन। ठीक है, चलो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात में। अब फोल्ड बनते कैसे हैं? ठीक है? तो कैसे बनेंगे फोल्ड, तो तीन टाइप से फोल्ड बनेंगे। ठीक है, मुख्य प्रमुख तो तीन टाइप से बनेंगे, और दूसरे भी मैकेनिज्म है, लेकिन अभी आपके पढ़ने के लिए आपके ये तीन टाइप के मैकेनिज्म है। उसमें सबसे पहले है आपका बकलिंग। बकलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें एक बहुत अच्छा टर्म रहता है, लेयर पैरेलल शॉर्टिंग। लेयर पैरेलल शॉर्टिंग मतलब हमने किसी चीज को ऐसे दबा दिया, तो वो लेयर पहले तो इतनी बड़ी थी, उसी के अलोंग हमने दबाया और उसी के अलोंग वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, कम हो गया, तो एक लेयर के अलोंग वो क्या हो गया, उसका कम हो गया, उसको क्या बोलते हैं, बकलिंग। मतलब पहले हमारी लेयर ऐसी थी, हमने उसको कंप्रेस कर दिया, तो इसी लेयर के साथ साथ ये हमारा शॉर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं लेयर पैरेलल शॉर्ट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है कि वेन मतलब अगर उसमें तो क्या है, हम लोग ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम लोग इसको ऐसे बेंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ऊपर से लगा रहे हैं, एक तो फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, और एक फोर्स हम लोग नीचे से लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंडिंग। दूसरा बोल होता है हमारा पैसिव। पैसिव फोल्डिंग में क्या होता है, हम दो तरफ से हम लोग लगाते हैं, एक फोर्स हम लोग इधर लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये पैसिव फोल्डिंग। तो इसमें क्या रहता है कि बेंडिंग में जो भी फोल्ड बनता है वो क्या है, बड़े फोल्ड बनते हैं। ठीक है, तो जेंटल रहते हैं, लिंग उनके बड़े रहते हैं। बकलिंग में क्या होता है, शॉर्टर फोल्ड रहते हैं, इसमें पैरासिटिक फोल्ड्स और ये सारे जनरेट होते हैं, एमडब्ल्यू एजेड फोल्ड्स ये सारे। और पैसिव फोल्डिंग से हमारा हम लोग शेयर जोन करते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये पिक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इसमें क्या क्या हो गया है। आप बताइए, देखो ये जो पहला पिक्चर है, इसमें क्या है, देखो शॉर्ट लिम्ब है आपका, देखो बड़े फोल्ड है, शॉर्ट लिम्ब है, लिम्ब शॉर्ट है, ये लिम्ब बड़ा है, तो ये क्या है, किसके कारण हुआ, बेंडिंग के कारण, आपने इसको क्या है, बेंड कर दिया। और ये क्या हुआ, ये जो है, ये देखिए आपका ये जो फोल्ड्स है, पैरासिटिक फोल्ड्स है, ये क्या हुआ, आपका लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग हो गया, तो ये बकलिंग के कारण फोल्ड्स है। ठीक है, और ये देखिए, ये सारे शेयर जोन वाले आप देखिए, ये करके, ये सारे शेयर शेयर वाले। ठीक है, ये सारे आपके बॉडीज है, पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर्स है ना। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। आप तीन मैकेनिज्म है, बकलिंग, बेंडिंग और आपका पैसिव फोल्ड। बकलिंग होगा तो लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग होगी। ठीक है, उसमें पैरासाइट फोल्ड्स बनेंगे, एस जेड एमडब्ल्यू फोल्ड्स बनेंगे।
और अगर आपका बेंडिंग है तो उसमें मतलब जेंटल फोल्ड्स बनेंगे, डीप शॉर्टर्स रहेंगे, ब्रॉड फोल्ड बनेंगे, बड़े बड़े फोल्ड्स बनेंगे, वो उसके अंदर बनेंगे। अब क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन होंगे, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं फूल का, इनका वर्गीकरण है तो हम सब अलग अलग करते हैं। तो 12 तरीके से हम लोग इसको फूल को वर्गीकृत कर सकते हैं, किसी भी 12 तरीके से आपको जैसा हो वैसा करके, जो भी आपको परीक्षा में पूछे उसके अनुसार आप उसको नाम दे सकते हैं। तो हम लोग पहला जो है, पहले से लगाकर वक्रता के आधार से लगाकर हम लोग फाइनली नाम से तक हम लोग जाएंगे, और कैसे कैसे वर्गीकरण करते हैं अलग अलग प्रकार से हम लोग उस फूल को नाम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है वक्रता के आधार पर। ठीक है, आप आपको कुछ नहीं पता, आप एक लेमन है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप घूमने गए पीने गए, आपका जीवन से मतलब आप बीएससी में पहली बार आए, आप समझने नहीं है। ठीक है, आप देख के क्या बोलेंगे, ये पिक्चर में देख के क्या बोलेंगे, अरे यार कृष्णा है और ये कुछ ना कुछ ऊपर से ऐसा मुड़ा हुआ है, और ये कर्व ऊपर हो रहा है, ये वक्री ऊपर हो रहा है, और ये नीचे जाने से ये वक्री ऐसा हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है, या आप इसको देखेंगे, अरे यार ये तो ऐसा साइड में वक्री हो गया है, ये तो पूरा पूरा आप यहाँ पे खड़े हैं, आप देखेंगे अरे यार ये तो इधर ये वक्री हो रहा है। ठीक है, तो ये वक्रता के आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली हम इसका फॉर्म को देखकर हम लोग पता करते हैं कि इसका फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अगर ये हमको दिखे कि ये ऊपर की ओर ये कर्व हो रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर मतलब हमारे रिलेशन में ऊपर की ओर वक्र हो रहा है, हम यहाँ खड़े हैं ना, देख रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर कर्व हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंटी फॉर्म। ठीक है, हमको और कुछ नहीं पता, हम लोग को पहले ही पता है ना, बता सकते हैं हम लोग एंटी फॉर्म है, ऊपर की ओर कर्व हो रहा है। अगर ये नीचे की ओर कर्व हो रहा है ऐसा, तो इसको बोलते हैं सिन फॉर्म। ठीक है, तो एंटी फॉर्म, नहीं तो आपका नीचे की ओर कर्व हो रहा है तो सिन फॉर्म। ठीक है, दोनों के बीच की स्थिति क्या हो सकती है, ये ना तो ऊपर की ओर कर्व हो रहा है ना नीचे की ओर कर्व हो रहा है, ये तो अपने आप में बीच में ही अपना कर्व हो रहा है, और ये कर्व हो गया, कैसे हो गया, एकदम से ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कर्व हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, तो ना ये एंटी फॉर्म है ना सिन फॉर्म है, ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म। तो ऊपर की ओर कर्व है तो एंटी फॉर्म, नीचे की ओर कर्व है तो सिन फॉर्म, बीच में है तो आपको क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, तो ये जब आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको फील्ड में जाने से आपको कुछ भी नहीं पता है, तो पहली बार जब आप फोल्ड को देखे तो हमेशा पहले उसको ये बताया आगे तुम सिन फॉर्म हो, एंटी फॉर्म हो या न्यूट्रल फोल्ड हो। ठीक है, तो फोल्ड विल बी वेरी हैवी, चलो यार ये मेरे बाप दादा के नाम से मेरे को बुला रहा है, इसको कुछ नहीं पता, कम से कम मेरे पहला ही नाम बुला रहा है, एंटी फॉर्म है, सिन फॉर्म। ठीक है, अब आप क्या है कि उसके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी जान पहचान बनेगी कि यार चलो देखे तो सही इसके अंदर लिथोलॉजी क्या है, कौन कौन सी लिथोलॉजी है, कौन कौन सा ये है करके। तो आपने इसके अंदर थोड़े और आपने देखा, इसके फोल्ड के बाद गए थोड़ा और कुछ आपने देखा कि यार इसकी तो ये कुछ बेडिंग्स भी है, या इसके क्लीवेजेस भी दिखाई को दिखाई दे रहे हैं, इधर भी क्लीवेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सियल प्लेनर क्लीवेजेस है, इसमें भी देखिए आपने क्लीवेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके प्लेन फोल्ड हो गया है ना, ये आपके कुछ ये प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ऐसा ऐसा अध्ययन किया, फिर अध्ययन करने के बाद आपको पता चला कि चलो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, आपने लिथोलॉजी देखी, लिथोलॉजी देखने के बाद अब आपको पता चला कि इसमें ओल्ड कौन है और यंग कौन है, मतलब आपने एक रूपतावाद सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है उसका आपको पता चला कि ये बेड जो है, ये आपका पर्टिकुलर बेड जो है ओल्ड है, और ये बेड आपका यंग है, तो आपको पता चला। अब आपके पता रहने के बाद फिर आपने क्या किया कि अगर आपने दो सिचुएशन ली, अगर मेरा, इसको बोलते हैं कोर पोर्शन, दो लिम्ब के बीच का भाग क्या है, कोर पोर्शन। ठीक है, दो लिम्ब के बीच का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। अगर कोर पोर्शन में मेरी अगर पुरानी रॉक हो और बाहर में मेरा यंग हो, तो ये सिचुएशन को मैं बोलूंगा एंटीक्लाइन। क्या बोलूंगा, एंटीक्लाइन। ठीक है, चाहे ये परिस्थिति ऐसी हो, चाहे ये परिस्थिति ऐसी हो
दोनों लिम्ब के बीच में अगर मेरा ओल्ड है, अगर यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ यंग है, यहाँ यंग है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, एंटीक्लाइन। क्लियर? एंटीक्लाइन सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा, मैं जब एंटीक्लाइन बोलता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ओल्डर रॉक जो है मेरी कोर के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने इसको ओल्डर रॉक से पता चल गया। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, उसके साथ एक और नाम मैं इसके साथ जोड़ूंगा जो मुझे इसका कर्वेचर बताएगा। मैं खाली एंटीक्लाइन बोलता हूँ तो मुझे एक ही दिमाग में आता है कि मेरा ओल्डर रॉक कोर के अंदर है, ठीक है। मुझे ये पता नहीं चलता है कि उसका कर्वेचर ऊपर है या कर्वेचर नीचे है। तो मुझे इसके साथ एक और वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं फोल्ड को ऐसे देख रहा हूँ और ये ओल्डर रॉक है, ये ओल्डर रॉक है, तो मैं इसको बोलूंगा एंटी फॉर्मल। मतलब क्योंकि मेरा कर्वेचर ऊपर है, एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन, इसको क्या बोलूंगा मैं, एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन। मतलब कोर में मेरा ओल्डर है और बाहर में मेरा यंगर है। तो ये परिस्थिति में एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन बोलने से मुझे समझ में आएगा कि मेरा कर्वेचर अपवर्ड है और मेरा कोर के अंदर ओल्ड रॉक है और बाहर की ओर यंगर, ठीक है। अगर ये परिस्थिति है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, सिन फॉर्मल एंटी क्लाइन। सिन फॉर्मल बोलने से मेरे को समझ में आएगा कि मेरा जो फोल्ड है वो फोल्ड मेरा ऐसा है, कर्वेचर डाउनवर्ड है और मेरा कोर के अंदर ओल्डर रॉक है। तो इसीलिए एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोलने से पहले उसका फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। आप बहुत से लोग ये गलती करते हैं, आप बोलते हैं ये तो एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन बोलने से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि ओल्डर रॉक उसका कोर में है, उसके कर्वेचर के बारे में हमको नहीं पता चलता है कि कर्वेचर अपवर्ड है या डाउनवर्ड। इसीलिए हमको उसके साथ एंटी फॉर्मल या सिन फॉर्मल लगाना ही है ना, जब भी उसके उसका नाम थोड़ा पूरा होता है। अब इसकी विपरीत परिस्थिति क्या हो जाएगी, एक परिस्थिति याद रखो कि ओल्डर रॉक कोर में होगा तो एंटीक्लाइन होगा। अब विपरीत परिस्थिति क्या होगी, ये कोर के अंदर आपका यंग हो जाए और बाहर की जगह आपको ओल्डर रॉक हो जाए, ये उसकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी सिंक्लाइन, ठीक है। तो सिंक्लाइन बोलने से मेरे को यही समझ में आएगा कि उसके अंदर यंगर रॉक है। आप उसके साथ फॉर्म लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी फॉर्म क्या है, एंटी फॉर्मल, ये कर्वेचर ऊपर है, एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन। मतलब एंटी फॉर्मल बोलने से आपको क्या समझ में आएगा, कर्वेचर ऊपर है। सिंक्लाइन बोलने से आएगा कि आपका यंगर रॉक कोर में, ठीक है। उसका अपोजिट सिचुएशन क्या होगा, कोर में यंग, ये सिन फॉर्मल सिंक्लाइन। मतलब आपका कोर में तो क्या हुआ, यंगर रॉक है और इसका फॉर्म कैसा है, कर्वेचर डाउनवर्ड। तो फॉर्म को जब हम लोग क्लाइन बोलते हैं, क्लाइन का मतलब होता है कि आपका ओल्डर बताएगा। और जब आप ये बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कर्वेचर ऊपर है या कर्वेचर नीचे, ठीक है। क्लियर? तो ये एंटी फॉर्म और एंटी क्लाइन का कंफ्यूजन बहुत से लोगों को रहता है, हायर स्केल पे भी रहता है, आपको हर जगह हम लोग भूल जाते हैं या उसको मतलब बाईपास हो जाता है। कई बार हमको लगता है एंटी क्लाइन का मतलब ही कर्वेचर अपवर्ड है, नहीं ऐसा नहीं है। एंटी क्लाइन बोलने से मेरे को यही समझ में आएगा कि उसका ओल्डर रॉक जो है वो कोर में है फोल्ड के, बस। कर्वेचर को बोल बताने के लिए मेरे को फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। तो मेरे को पूरा बोलना पड़ेगा, आज एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन बोलूँ, सिन फॉर्मल एंटी क्लाइन बोलूँ, एंटी फॉर्मल सिन क्लाइन बोलूँ या सिन फॉर्मल सिन क्लाइन। आगे बात समझ में? अब क्या है, एक दूसरा आता है एंटी क्लाइनोरियम सिन क्लाइनोरियम। मतलब ये तो जब एक आध फोल्ड की, ये ग्रुप ऑफ फोल्ड्स जैसे रहते हैं ना, ये ऐसा ग्रुप ऑफ फोल्ड पैरासिटिक फोल्ड, तो उसको सेम टर्मिनोलॉजी में एंटी क्लाइनोरियम। एंटी क्लाइनोरियम का मतलब भी यही है कि ओल्डर रॉक मेरी कोर में है, और क्लाइनोरियम का मतलब ये है कि मेरे पास ये पैरासिटिक फोल्ड्स है, ये ऐसा, ठीक है। अब इसके साथ भी मेरे को फॉर्म लगानी पड़ेगी, एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइनोरियम। तो मेरा ये है कि भैया मेरा एंटी फॉर्म है, मतलब कर्वेचर अपवर्ड है, और एंटी क्लाइनोरियम है, क्लाइनोरियम का मतलब है कि मेरे पास पैरासिटिक फोर्स है, और एंटी क्लाइन का मतलब है ओल्डर रॉक मेरा, ठीक है। तो फॉर्म हमेशा जब भी क्लाइन वर्ड यूज करना है उसके साथ आपको फॉर्म हमेशा लगाना है।
जब भी उस फोल्ड का नाम पूरा होता है ना। जब हम लोग भी हमारे नाम के साथ हमारा सरनेम लगाते हैं, हमारे पिताजी का नाम लगाते हैं, माता जी का लगाते हैं, तो हमारा नाम क्या पूरा होता है ना। सेम चीज इसके साथ भी है, जब भी आप क्लाइन वर्ड यूज करें, एंटी क्लाइन सिन क्लाइन, उसके आगे उसका फॉर्म भी जरूर लगाए, जो आपको पूरा पिक्चर देगा, उसको कर्वेचर भी बताएगा, उसमें यंगिंग होल्डर भी बताएगा। अगर आपको यंगिंग होल्डर नहीं पता है, यू जस्ट सिंपली कॉल्ड इट इज एन एंटी फॉर्म। जब आपको कुछ नहीं पता है, कर्व ऊपर है एंटी फॉर्म, नीचे है सिन फॉर्म, अगर बीच में है तो न्यूट्रल को। ये देखिए, हाँ अभी देखिए ये वाला पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर में क्या है, एक स्पेशल टर्म आता है मोनोक्लाइनल। एंटी क्लाइन हो गया, सिन क्लाइन हो गया, मोनोक्लाइन है जिसमें होता है ये एक ही फोल्ड है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये यूजुअली क्या होता है कि जहाँ सेडिमेंट प्रेशर जब बढ़ जाता है, तो एक सतह आपका थोड़ा सा नीचे सम्प हो जाती है, तो वहाँ एक ही टाइप का फोल्ड बनता है, जिसका क्या है कि आगे मेजर रीजनल पिक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। तो उसको मोनोक्लाइनल फोल्ड होता है, सिंगल फोल्ड। अब देखिए, अब इसने मेरे को क्या बोला है, ये एंटी क्लाइन है, ये पिक्चर, इसने बोला मेरे को बोला है सिंक्लाइन। हाँ, अब ये पिक्चर में एंटी क्लाइन सिंक्लाइन बोलने से क्या होगा, मेरे को एंटी क्लाइन बोलने से मेरा दिमाग में तुरंत आ जाएगा, एंटी क्लाइन मतलब मेरा कोर, ये कोर में मेरी पुरानी रॉक है, और यहाँ बाहर में मेरी नंबर है, बस इतना ही मेरे को समझ में आ रहा है ना। सिंक्लाइन बोलने से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, एंटी क्लाइन बोलने से कोर में ओल्डर है, सिंक्लाइन बोलने से मेरे को कोर में यंगर है और बाहर में ओल्डर है, ये समझ में। तो अब मैं, इसका तो नाम अधूरा रह गया है, ये तो बेचारा अपनी आइडेंटिटी खो दिया है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जब इसने यहाँ एंटी क्लाइन लिखा, तो मैंने देखा कि ये तो कर्वेचर ऊपर की ओर कर्वेचर है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन, एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन। और इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ सिन फॉर्मल सिन क्लाइन, क्योंकि ये कर्वेचर नीचे गिरता है, जब जाके इसका नाम पूरा हो। ये एंटी फॉर्मल एंटी क्लाइन, ये सिन फॉर्मल सिन क्लाइन। खाली एंटी क्लाइन लिखने से मेरे को वो कुछ भी उसका कर्वेचर से मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऊपर कर्वेचर है नीचे, हमेशा यही कंफ्यूजन होता है। सभी लोग ये, जैसे इसने भी यहाँ लिखा है एंटी क्लाइन लिखा है, ओनली एंटी क्लाइन लिखा है, एंड ही प्रिज्यूम कि नहीं, एंटी क्लाइन का मतलब ही यही है, ऊपर कर्वेचर है और अंदर ऊपर नहीं। जब तक आप इसके साथ फॉर्म नहीं लगाएंगे, तब तक इसका कर्वेचर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमको फील्ड में हम लोगों को ऐसे इसको ध्यान रखना पड़ता सर है। हाँ, सर ये मोनोक्लाइनल जो फोल्ड होगा सर, वो एज नहीं बताएगा सर? एज, इसका एज, मतलब सर मोनोक्लाइनल जो फोल्ड है सर, उसमें सब पता कैसे चलेगा कि यंग कोर में है या फिर बाहर है, यंग या ओल्ड मोनोक्लाइन रॉक? क्यों इसमें, देख यंग ओल्ड रॉक तो पता रहेगा ना इसमें। देखो इसमें यूनिफॉर्मिटेरियन क्या था हमारा, कि सारे बेड्स ऐसे स्टार्ट, एक गुप्तावाद सिद्धांत था, सारे बेड्स ऐसा है, ठीक है, सारे बेड ऐसे हैं तो डेफिनेटली ये ओल्डर है, ये यंगर है, यस सर। ठीक है। इसमें भी देखो अलग अलग फॉर्मेशन है, ये डार्क कलर बैंड्स है, लाइट कलर बैंड्स है, डार्क कलर है, लाइट कलर है, ये लोग अलग कलर्स के बैंड्स है। तो चलो इसको हम लोग ओल्ड मान लेते हैं। तो मोनोक्लाइन फोल्ड का मतलब क्या होता है, आपका फॉर्मेशनल प्रेशर से आपका क्या हुआ, ये एक ही टाइप का ये फोल्ड बना, ठीक है। ये जबकि एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन में क्या है, आपका सीरीज ऑफ ऐसा फोल्ड बनता है ना। तो ओल्डर और यंगर तो इसमें भी बताएगा, ठीक है ना। ये आपका ओल्ड है, अगर मान लो ये ओल्ड है, ये आपका यंग है, तो इसमें भी बताएगा। ये क्या है, आपका एक ही टाइप का फोल्ड है, आपका मोनोक्लाइन मतलब ये सिंगल एक ही टाइप का फोल्ड है ना, सिंगल टाइप फोल्ड। यस आप सर। ओल्ड यंग इधर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक सर है। एक मैं होमोक्लाइन वर्ड होता है सर? ये ये दो तीन ये तुम समझ लो पहले, ठीक है ना। ये क्या है, सब चीजें रिलेटेड है, आपका होमोक्लाइन हो गया, मोनोक्लाइन हो गया, ये हो गया। तो आप कैसे कैसे आप इसको रिलेट करेंगे वो आप, ठीक है ना। आपका मेन है, ओके पहले हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट आप आ गए कि हमने दो टाइप से कर दिया, अब नेक्स्ट टाइप से आ गया कि हम लोग समरूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर का मतलब है
कि जैसे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सिमेट्रिक एक्सिस होता है। सिमेट्रिक एक्सिस मतलब समरूप का अक्ष। समरूप अक्ष मतलब अगर हम ऐसी जगह से दो भाग में काटे अपने आप को, तो हम दो बराबर भागों में बंटते हैं। ठीक है, अगर दो एक जैसे भागों में बटे तो हम लोग समरूप है, मतलब सिमेट्री है हमारे में। अगर अलग अलग भागों में बटे तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री। ठीक है, अब एसिमेट्री क्या है? तो जो भी हमारे पैरासाइट फोल्ड है, ये देखो इसमें ये जो फोल्ड्स है, आप देखो ये जो फोल्ड है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, एक्सियल प्लेन से काट दूं, तो ये क्या होगा, दो बराबर भागों में ही बढ़ जाएगा। ये भाग मेरा ऐसा हो जाएगा, ये भाग मेरा ऐसा हो जाएगा, सेम। तो ये क्या हो गया, मेरे सिमेट्रिकल फोल्ड, समरूपता के आधार पर। ये फोल्ड देखो, इसमें अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सियल प्लेन से काट दूं, तो मेरे पास क्या है, एक लिंक तो ये बचेगा और दूसरा लिंक मेरे पास शॉर्ट बचेगा। तो एक लिंक तो मेरे पास बड़ा आ गया, एक लिंक मेरे पास छोटा। तो ये एक्सियल प्लेन के काटने से दोनों मेरे पास सही से नहीं मिले हैं मेरे को। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला कि ये मेरे एसिमेट्रिकल फोल्ड, इनका समरूपता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ये सब चीजों को मैं, ये फोल्ड को चलो हम लोग को समरूपता के आधार पर माना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम लोग इसको कर्वेचर के आधार पर हम देखें तो क्या है, मेरा न्यूट्रल फोल्ड है ना, ये तो मेरा न्यूट्रल फोल्ड है। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना, ये एंटी फॉर्म है ना सिन फॉर्म है, तो न्यूट्रल फोल्ड हो गया। अब ये मेरा देखने से क्या होगा, मान लो इसमें मेरा अगर होल्डर इधर है, ये अगर मैं इसका प्रोफाइल अगर देखूं प्लेन का, ये प्रोफाइल प्लेन देखूं इस टाइप से है, ठीक है ना, ये फोल्ड इस टाइप से है। अगर मेरा ये होल्डर है, ये यंगर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये सारे फोल्ड जो है, ये पर्टिकुलर फोल्ड तो एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन हो गया, सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन। ओके, ये एंटी फॉर्मल एंटीक्लाइन, ये इसका सिन फॉर्म हो गया। ठीक है, और सिमेट्री के आधार पर एसिमेट्री हो गया, ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। तो हम लोग फोल्ड को डिफरेंट डिफरेंट आधार पर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको सिमेट्रिकल फोल्ड बोल दिया तो ये न्यूट्रल फोल्ड नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये न्यूट्रल फोल्ड भी है, लेकिन ये सिमेट्रिकल फोल्ड भी है। ये मेरा एसिमेट्रिकल भी है, ये मेरा एंटीक्लाइन भी है। अगर मेरे को ओल्डर यंगर पता है तो मेरा एंटीक्लाइन भी है, एंटीफॉर्म भी है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब दूसरा आया आपके पास कि फोल्ड बेस्ड ऑन द प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस। फोल्ड एक्सिस के प्लंज के आधार पर हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले अब प्लंज क्या है, प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस, प्लंज क्या है, ये आपका फोल्ड। तो ये फोल्ड हॉरिजॉन्टल से कितना आपका झुक गया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये फोल्ड एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो आपको बताएगा प्लंज। ठीक है, एक प्रकार का डीपी है, तो डीप ऑफ फोल्ड एक्सिस बोल सकते हैं। ये कितना हॉरिजॉन्टल से ये झुका, वो इसका बताएगा मेरे को प्लंज बताएगा। ठीक है, ये हो गया, मेरा फोल्ड हो गया, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इससे ये कितना ये झुका, ये दोनों के बीच का एंगल मेरे को क्या बताएगा, प्लंज बताएगा। तो इसके आधार पर क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड, हॉरिजॉन्टल मतलब मेरा प्लंज जो है, ये मेरा फोल्ड एक्सिस है, ये फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ये या तो ऐसे हो सकती है हॉरिजॉन्टल, या ये फोल्ड एक्सिस ऐसे हो सकती है। दोनों ही काम में मेरा फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये फोल्ड एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये या तो ऐसा हो सकता है, ये या ऐसा हो सकता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मेरा हॉरिजॉन्टल फोल्ड एक्सिस। ये देखिए यहाँ देखिए, फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे बताया है, ये फोल्ड एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल। दूसरा है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये ऐसा वर्टिकल हो सकता है फोल्ड एक्सिस। ठीक है, फोल्ड ऐसा है, ये वर्टिकल हो सकता है, ये फोल्ड ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, जैसा वर्टिकल फोल्ड हो सकता है। तो इसमें फोल्ड एक्सिस कैसी हो जाएगी मेरी, वर्टिकल फोल्ड एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे इसमें वर्टिकल फोल्ड एक्सिस, ये वर्टिकल फोल्ड एक्सिस हो गया, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर में देखो यहाँ पर क्या है, ये सारी इसकी वर्टिकल फोल्ड एक्सिस, इसकी फोल्ड एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, फोल्ड ऐसा इसके अंदर है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इंक्लाइन फोल्ड एक्सिस होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लंजिंग फोल्ड। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला, ये
ये वाला फोल्ड का पिक्चर लीजिए। इसमें क्या है, आपका ये फोल्ड है और ये आपका इसका फोल्ड एक्सिस और ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है प्लंज है। तो ये मेरा क्या है, ये प्लंजिंग फोल्ड है। ये प्लंज कैसे कर रहा है, ये ऐसे प्लंज कर रहा है, ये डायरेक्शन में प्लंज कर रहा है। ठीक है ना, ये इसका प्लंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो प्लंज एक्सिस के आधार पर हमने इसको बांट दिया है ना। ये आप देखिए, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल फोल्ड एक्सिस है, ये इसका हॉरिजॉन्टल फोल्ड एक्सिस है। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसको सिमेट्री, अभी आप इसको जो सिमेट्री के आधार पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल फोल्ड हो जाएगा, है ना। अगर आप सिमेट्री से नापेंगे इसको तो सिमेट्रिकल फोल्ड हो जाएगा। आपको फोल्डर हैंगिंग पता है तो एंटी क्लाइन सिन क्लाइन बोल सकते हैं। आप एंटी फॉर्म, इसको आप सिन फॉर्म बोल सकते हैं, फॉर्म के आधार पर, ओनली फॉर्म के आधार पर सिन फॉर्म बोल सकते हैं। इधर आप एंटी फॉर्म सिन फॉर्म दोनों बोल सकते हैं, एंटी फॉर्म सिन फॉर्म, सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है, या एंटी क्लाइन है सिन क्लाइन। ठीक है, तो प्लंज के आधार पर आप इसका प्लंज कैसा हॉरिजॉन्टल है, प्लंजिंग है, मोटी ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपके हुए, तो अलग अलग टाइप से हम लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, अभी 1:30 गया है, हम लोग ब्रेक करते हैं लंच के लिए। 2:30 हम फिर से ज्वाइन होंगे। ठीक है ना, आप भी थक गए होंगे सवेरे से, तो खाना खा लीजिए और 2:30 को फिर से लगे, ताकि हम लोग पीछे जो बचे हुए 8 भाग है, वो 8 भाग हम लोग फिर से फिर कवर कर सकते। ठीक है, तो आप 2:30 शार्प ज्वाइन कर लीजिए, 2:30 हम स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में फिनिश करके खत्म, 30 घंटे तक हम आपको फिनिश। ठीक है, तो चलो 2:30 तक लंच ब्रेक कीजिए। ओके, क्या 3 बजे करना है? आप बहुत सारे 3 बजे बोल रहे हैं। इट कन्वीनियंट 3 और 2:30 बताइए, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। बताइए, जैसा अनम्यूट करके बताइए मेरे को, 3 बजे या 3:30 बजे? सर 3 बजे सही रहेगा। 3 बजे ठीक रहेगा, चलो 3 बजे ठीक है। तो 3 बजे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, प्लीज ज्वाइन। चलो 3 बजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है।